नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ पांडे और आपका स्वागत करता हूं मैं चीती मीडिया हिंदी पर। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आपका नाम है नीरज बुधवार। नीरज बुधवार जी टाइम्स ऑफ इंडिया में एडिटर हैं और अपने ह्यूमर के लिए सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है नीरज जी आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए और इस बातचीत का न्योता देने के लिए। जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा दर्शकों की तरफ से कि आप कैसे हैं, स्वास्थ्य कैसा है आपका। बिल्कुल, स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। और कोरोना का टाइम चल रहा है। दरअसल लोग पूछते भी हैं कि कोरोना के वक्त कैसा लग रहा है, तो मेरा अक्सर जवाब यही होता है कि देखिए, कोरोना के वक्त जीना ऐसे ही है जैसे नेटफ्लिक्स की किसी हॉरर सीरीज का आप खुद एक पार्ट बने हुए हैं, और कोरोना की जो हर वेव है वो लगता है कि उस सीरीज का एक नया सीजन आ गया और आपको इस सीजन में भी सर्वाइव करना है। तो 3 सीजन तो निकल चुके हैं, देखते हैं कितने सीजन तक टिकते हैं हम लोग। जी, उम्मीद करते हैं कि किसी को किसी सीजन में कोई खतरा ना हो, सब लोग सकुशल रहें। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अब आगे आपसे हम सवाल करेंगे। मेरा जी, पहला सवाल आपसे, चूंकि आपकी पहचान एक व्यंग्यकार के रूप में है, लेकिन आज इस टाइम पे ऐसा लग रहा है कि जैसे पत्रकारिता के क्षेत्र में ये विधा या साहित्य के क्षेत्र में भी कह लें तो ये विधा कहीं लुप्त सी होती जा रही है। आपको क्या लगता है कि संकट में है व्यंग या वन लाइनर तक सिमट गया इसका दायरा। नहीं सौरभ, मुझे ऐसा नहीं लगता कि व्यंग्य की विधा संकट में है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि व्यंग्य जितने आयाम में आ जा रहा है, उसके जितने डायमेंशन आज देखने को मिल रहे हैं, शायद ज्ञात इतिहास में इससे पहले नहीं देखने को मिला। रही बात, आपने कहा कि वन लाइनर के रूप में हमें देखने को मिल रहा है, तो वन लाइनर की विजिबिलिटी इसलिए ज्यादा है क्योंकि देखिए, हम सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं। आप फेसबुक पर एक्टिव हैं, ट्विटर पर एक्टिव हैं, तो वहां पर लोग ज्यादातर एक या दो लाइन लिखना ही पसंद करते हैं, और इसी तरह की चीजें हमें व्हाट्सएप पर जोक के तौर पर मिलती हैं। तो विजिबिलिटी है वो वन लाइनर की ज्यादा है, और वन लाइनर को शेयर करना, आपको कोई जोक अगर पसंद आता है व्हाट्सएप पे तो आप शेयर कर देते हैं। इवन कि आपको कोई ट्वीट पसंद आता है तो आप आरटी कर देते हैं। फेसबुक पर भी आपको कोई स्टेटस पसंद आता है तो आप शेयर कर देते हैं। तो इस तरह की चीजें लोकप्रिय ज्यादा हैं क्योंकि लोगों को आजकल वक्त लोगों के पास कम है, तो लोग डेढ़ या दो लाइन होते हैं बड़े आसानी से पढ़ लेते हैं, और अगर डेढ़ या दो लाइन अच्छी होती है तो वो शेयर भी ज्यादा हो जाती है। तो मैं कहूंगा कि विजिबिलिटी वन लाइनर या टू लाइनर की ज्यादा है। लोग पढ़ने में वक्त कम लगता है, शेयर करने का ऑप्शन रहता है, इसलिए हमें लगता है कि ये फॉर्मेट ज्यादा लोकप्रिय हो रहा है। और रही बात की पारंपरिक व्यंग्य की या दूसरी चीजों की, तो मुझे लगता है कि उनकी जो पहले जगह थी वह जगह अब भी कायम है। अखबार में जो कॉलम है बदस्तूर जारी है। और जैसा मैंने कहा कि डायमेंशन कितने बदल गए, आप देखिए व्यंग्य के। पहले हमें व्यंग्य देखने को किस रूप में मिलता था? हमें अखबार में कॉलम देखने को मिलता था, साहित्यिक मैगजीन में व्यंग्य देखने को मिलता था। पर्सनली अगर आप मुझसे पूछे तो मैं व्यंग्य को सिर्फ व्यंग्य कॉलम या एक अखबार या किताब के तौर पर नहीं देखता हूँ। मैं व्यंग्य के कई आयाम देखता हूँ। आज आप देखिए, ह्यूमर के तौर पर स्टैंड अप कॉमेडी कितनी लोकप्रिय है। स्टैंड अप कॉमेडी आप कहेंगे कि कुछ लोग भद्दी कर रहे हैं, लेकिन सभी लोग ऐसा कर रहे हैं ऐसा नहीं है, तो वो भी व्यंग्य का एक रूप है। स्टैंड अप कॉमेडी के जरिए आप सटायर करते हैं मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था पर, समाज के जो मूल्य हैं उन पर, और आप देखिए किस तरह के कॉमेडियन कितने लोकप्रिय हैं जो इस तरह की कॉमेडी करते हैं, तो वो व्यंग्य का एक रूप है। दूसरा, स्केचेस के जरिए, यूट्यूब वीडियोस के जरिए लोग वहां पर कॉमेडी कर रहे हैं, तो वहां पर भी हास्य अपनी तरह से लोकप्रिय हो रहा है। जैसा मैंने कहा कि ट्विटर है, फेसबुक है, वहां पर लोग अपनी तरफ से काम कर रहे हैं, और अखबारों में तो व्यंग बदस्तूर जारी है। तो डायमेंशन आप देखिए इसके कितने बढ़ गए, जो कि पहले शायद इतने नहीं थे। तो मुझे इस रूप में कतई नहीं लगता कि चीजें कमजोर हुई हैं। मुझे लगता है कि मंच ज्यादा होने से ऐसे लोग भी अब व्यंग्य कर रहे हैं, सटायर कर रहे हैं, जो सिर्फ पहले अखबारों पर निर्भर थे, जो सिर्फ इस बात पर निर्भर थे यार किताब लिखें तब अपनी कोई बात कहें। आजकल इतने सारे फॉर्मेट हैं, इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं कि आप कहीं भी अपनी बात रख सकते हैं। दो लाइन में भी बात रख सकते हैं, 500 शब्द में भी बात रख सकते हैं, 1000 में भी रख सकते हैं। जी इसमें मैं ऐड ये करना चाहूंगा कि हम वन लाइनर या टू लाइनर लोकप्रिय क्यों ज्यादा है। जी दरअसल मुझे लगता है कि फॉर्मेट की बात नहीं है कि आप 20 शब्द में अपनी बात कह रहे हैं। सवाल ये कि अगर आपकी चीज में दम है, उसमें अगर पैनापन है, अगर वो क्रिस्प है, अच्छी है, तो लोग 1000 शब्द का लेख भी पढ़ते हैं। आप देखिए फेसबुक पर अगर हम भी कुछ डालते हैं और हमें लगता है कि इस विषय पर हमने लेख अच्छा लिखा और व्यंग लेख भी है, तो लोग उसको भी पढ़ते हैं, इवन कि ज्यादा पढ़ते हैं, शेयर होते हैं। तो सवाल ये कि जो आप चीज कर रहे हैं उसमें पैनापन कितना है, वो कितनी अच्छी है, फिर ये मायने नहीं रखता कि वो 2 लाइन है या 1000 शब्द। नीरज जी, पत्रकारिता में इस वक्त दक्षिण पंथ और वाम पंथ, सो कॉल्ड भी कह सकते हैं इसको, ये अपने चरमोत्कर्ष पे हैं इस वक्त। ऐसे में जहां पे 2 मिनट में आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाता है कि आप गोदी मीडिया हैं, आप एंटी नेशनल हैं, ऐसे में एक व्यंग्यकार के रूप में अपनी बात को लिखना, बोलना कितना मुश्किल है, कितना दिक्कत आती है आपको, ये इस पे मैं जानना चाहूंगा आपसे। सर, मुझे लगता है कि सवाल यही कि आप इससे प्रभावित कितना होते हैं।
आपका खुद का जो आत्मविश्वास है वो किस स्तर पर है। अगर आप प्रभावित होते हैं तो जाहिर तौर पर, जैसा मैंने कहा कि अगर सपोज कोरोना की दूसरी लहर के वक्त नरेंद्र मोदी सरकार ने अच्छा काम नहीं किया, वो अंदाजा नहीं लगा पाई, चीजें उसके हाथ से निकल गई, और आप अगर मोदी पर व्यंग्य कर रहे हैं और कुछ लोग आपको कह रहे हैं कि आप तो गैर जरूरी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, स्वास्थ्य तो राज्यों का जिम्मा होता है, और आपको लगातार उस पर गालियां पड़ रही हैं, तो वो गालियां अगर आपको प्रभावित करती हैं तो जाहिर तौर पर मुश्किल है व्यंग्य करना। दूसरी तरफ अगर आपको लगता है कि सरकार को गैर जरूरी घेरा जा रहा है, जो कि कई मौकों पर पिछले 6-7 सालों में घेरा भी गया, और आपने उन लोगों पर अगर कटाक्ष किया जो सरकार को गैर जरूरी घेर रहे हैं, और वो उन लोगों ने कहा कि आप तो सरकार के प्रवक्ता हैं, आप पर ये तोहमत लगाई जा रही है, ये लांछन लगाया जा रहा है, और किसी भी व्यंग्यकार के लिए, पत्रकार के लिए, किसी भी राइटर के लिए ये बड़ी बात होती है कि उस पर इस तरह का आक्षेप लगे कि आप तो सरकार के प्रवक्ता हैं। अब सवाल वही है कि अगर आपका आत्मविश्वास कमजोर है और इस तरह के हमले लगातार आप पर हो रहे हैं, और अगर आप इससे प्रभावित हो रहे हैं, तो आपके लिए सच में व्यंग्य करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। या सौरभ, समझना बड़ा मुश्किल है कि समझना बड़ा जरूरी है कि जिस भी लेफ्ट विंग या राइट विंग की हम बात करते हैं, ये मुझे अभी भी लगता है कि ये चीज सोशल मीडिया पर ज्यादा है, और समाज का जो मोटे तौर पर वर्ग है वो अभी भी न्यूट्रल है, वहां पर इस तरह का एक्सट्रीमिज्म नहीं है। और सोशल मीडिया पर क्यों है? सोशल मीडिया पे मुझे लगता है कि कोई भी आदमी जो खुद लिखता भी है और पढ़ता भी है, वो अपना माल बेच भी रहा है, और किसी भी बाजार की तरह आप वही अपना माल बेचते हैं जहां पर आपको ग्राहकों की संख्या दिखती है। सपोज आपने नरेंद्र मोदी के खिलाफ व्यंग किया और आपको लगा ये तो बिक रहा है, और आपके साथ एक बहुत बड़ी कमिटेड ऑडियंस आ रही है या पाठक वर्ग आ रहा है, तो फिर ये आपको प्रेरित करता है कि आप इस तरह का माल बेचने के लिए और माल तैयार कीजिए। और मैं ऐसे लोगों को व्यक्तिगत तौर पर सौरभ जानता हूं जो नरेंद्र मोदी के समर्थक हुआ करते थे, इनमें कॉमेडियन भी हैं, लेखक भी हैं, कार्टूनिस्ट भी हैं, जो समर्थक थे, लेकिन जब उनको जिस पल ये रियलाइज हुआ कि नहीं उनके खिलाफ लिखने वाली चीजें बिकेंगी ज्यादा, तो उन्होंने एक सिरे से उनके खिलाफ लिखना शुरू किया। ठीक है, क्योंकि वहां पर उनको एक बड़ा पाठक वर्ग मिल रहा था। और दूसरी तरफ जो राइट विंग है, उनके साथ मुझे लगता है कि दिक्कत ये हो गई है राइट विंग के साथ कि उनको लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी की किसी भी रूप में आलोचना की गई तो वो सामने वाली विचारधारा को मजबूत करेगा, क्योंकि वो तो नरेंद्र मोदी के पीछे पड़ी हुई है। मतलब उनको भी कहीं ना कहीं इस बात का उनका भी कॉन्फिडेंस इस बात में नहीं है कि हम तथ्यात्मक होकर भी बात कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर आप नरेंद्र मोदी की आलोचना करेंगे तो इससे लेफ्ट विंग मजबूत होगा या मोदी के विरोधी मजबूत होंगे, क्योंकि अगर आप विरोधियों की बात सोचकर आलोचना करेंगे या नहीं करेंगे तो आप उस जनता के साथ ज्यादती करेंगे, जिसके लिए मैंने कहा कि मोटे तौर पर वो न्यूट्रल है। ये भी तो हो सकता है कि आत्मावलोकन के लिए जरूरी हो आलोचना, समालोचना भी हो सकती है। समालोचना भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो सवाल यहाँ पर जरूरी किसी भी लेखक के लिए या किसी भी क्रिएटर के लिए बड़ा जरूरी है, जैसा मैंने कहा कि क्रिएटर की तो मजबूरी है ना, अगर आप यूट्यूब पर अगर अपना कोई चैनल चलाते हैं और आपको राजनीतिक व्यंग्य करना, और आपको पता है कि राजनीतिक व्यंग्य आजकल नरेंद्र मोदी के खिलाफ लिखने पर बिकेगा, ठीक है, फिर भले ही किसी तरह की आलोचना में आपकी कन्विक्शन हो ना हो, लेकिन आप आलोचना करेंगे क्योंकि आपको अपना माल बेचना है। और ये बात दूसरे पक्ष की तरफ भी है। अगर आप ऐसा कोई राइट विंग चैनल चला रहे हैं या फेसबुक चैनल चला रहे हैं, राइट विंग लेखक के तौर पर आपकी पहचान है, जहां आपको हर मामले में यूं कहूं कि एक वर्ग को गाली देनी ही देनी है या राइट विंग की बात करनी है, और आपको पता है कि इस तरह गाली देकर एक वर्ग को आप बड़ा पाठक वर्ग अपने साथ जोड़ रहे हैं, तो फिर वहां पर आप ऑब्जेक्टिव नहीं रह जाते हैं, क्योंकि आपको अपनी लोकप्रियता की ज्यादा परवाह, आपको उन लाखों पाठकों की ज्यादा परवाह है। तो मैं कहूंगा कि इस रूप में जो विचारक है वो भी एक तरह से कम सोशल मीडिया पे धंधेबाज बन गए हैं, जिनको लगता है कि हमारा धंधा मोदी की आलोचना से चल रहा है, तो वो अपना धंधा नहीं छोड़ना चाहते, वैसे ही नहीं छोड़ना चाहते जैसे अगर आपकी कोई बिस्किट बनाने की फैक्ट्री और आपको पता चलता है कि बाजार में ग्लूकोज का बिस्किट ज्यादा बिक रहा है, तो आप नमकीन बिस्किट नहीं बनाएंगे, आप ग्लूकोज के मीठे बिस्किट बनाएंगे, क्योंकि आपको तो धंधा करना है। उसी तरह सोशल मीडिया पे भी आप जिस भी विचारधारा का धंधा कर रहे हैं, उसके अगर ग्राहक है और आपकी पहचान उस विचारधारा के यूं कहूं कि प्रवक्ता के तौर पर बन गई है, तो सिर्फ आप न्यूट्रलिटी के लिए अपना धंधा खराब नहीं करेंगे। और अगर आप धंधा अपना न्यूट्रलिटी के लिए खराब करने के लिए तैयार हैं सोशल मीडिया पर, तो फिर आप अपनी ग्रोथ से समझौता कीजिए, फिर आपको लगेगा कि स्टैग्नेशन आ गई आपकी ग्रोथ में, क्योंकि इस तरह के कम से कम पाठक या दर्शक सोशल मीडिया पर आपको बहुत कम मिलेंगे जो ऑब्जेक्टिवली चीजों को सोचें, जो ये मान के चलें कि नहीं इस मामले पर तो नरेंद्र मोदी की आलोचना होनी चाहिए तो ठीक हुई, इस मामले पर लेफ्ट की आलोचना होनी चाहिए तो ठीक हुई, हाँ इस्लामिक विचारधारा यहाँ पर कट्टर है तो उसकी आलोचना होनी चाहिए। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिवली सोचने वाले लोग, या यूं कहूं कि उन चीजों को सराहने वाले लोग कम है, इसलिए आपको सोशल मीडिया पर इस एक तरफा चीजें ज्यादा दिखती हैं। लेकिन जैसा मैंने शुरू के पॉइंट में कहा, लेकिन समाज जो है सौरभ, अभी भी मोटे तौर पर हमारा वो इतना एक तरफा नहीं है।
अगर वो इतना एक तरफा होता तो 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी भारी जीत के साथ आते हैं। महज 6 महीने में दिल्ली के विधानसभा चुनाव होते हैं और वहां पर बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाता है। 2019 में नरेंद्र मोदी की सरकार भारी मतों से विजयी होती है, दिल्ली में 7 की 7 लोकसभा सीटें जीतती है, लेकिन उसके 6 महीने बाद दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होता है तो बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाता है। मतलब जो लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव है वहां पर कौन प्रधानमंत्री बन रहा है, कौन मुख्यमंत्री बन रहा है, लोग ये ज्यादा देख रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ये तोहमत लगाते हैं कि नहीं, नरेंद्र मोदी ने तो सारी जनता को सांप्रदायिक कर दिया है, तो ऐसा क्या कि वो भी ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि अगर वो ऑब्जेक्टिव है तो इन बातों का क्या जवाब है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो जो मोटा वर्ग है, जो न्यूट्रल है, जब आप एक क्रिएटर के तौर पर भी कुछ भी लिखते हैं या बनाते हैं तो आपका भरोसा उस मोटे वर्ग में होता है, उस बहुसंख्यक वर्ग में होता है जो भी न्यूट्रल है, और आपकी जो जवाबदेही मोटे तौर पर उसी वर्ग को लेकर है कि हाँ, और अगर अब इस वक्त सरकार की आलोचना होनी चाहिए, वो वर्ग भी महसूस कर रहा है, मैं भी महसूस कर रहा हूं, तो मुझे आलोचना करनी है। आपको ये नहीं सोचना कि इस तरह की बात लिखने से सोशल मीडिया पर आपको कितने लाइक मिलेंगे, कितने व्यूज मिलेंगे या कितने आरटी मिलेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर फिर अगेन बात आ जाती है कि लेखक के तौर पर या क्रिएटर के तौर पर क्या अपनी लोकप्रियता से आप सोशल मीडिया पे समझौता करने के लिए तैयार हैं, क्या उन व्यूज से समझौता करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग उससे समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, या यूं कहूं कि वो बिजनेस के तौर पर एक विचारक भी हैं, तो फिर वहां पर मुझे लगता है कि फिर इसलिए ये सारी चीजें पनपती हैं कि हम देखते हैं कि कुछ लोगों ने एक आइडियोलॉजी पकड़ रखी है, कुछ लोगों ने दूसरी पकड़ रखी। इट्स ऑल अबाउट बिजनेस। बिल्कुल जी। नीरज जी, आप स्पोर्ट्स में खासा अभिरुचि रखते हैं, विशेषकर क्रिकेट में आपकी रुचि किसी से छिपी नहीं है, सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, आपके जितने फैंस हैं लगभग सबको पता होगा कि आप क्रिकेट में कितने इंटरेस्टेड हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि आप क्रिकेट पे बहुत कम लिखते हैं और राजनीति पे आप ज्यादा लिखते हैं? अगर आपकी वॉल को देखा जाए तो राजनीति, अगर परसेंटेज निकाला जाए तो राजनीति पे लिखा हुआ आपका ज्यादा होता है, और स्पोर्ट्स पे खासकर क्रिकेट पे आप बहुत कम लिखते हैं। जब कोई मैच होता है तो लिखते हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं। सर फैक्ट तो ये है कि मैंने पिछले 2-3 साल में, अगर आप तो हम तो काफी वक्त से जुड़े हैं, सोशल मीडिया पे लिखना मैंने कम कर दिया काफी। एक वक्त जिस धुआंधार तरीके से हम लोग लिखा करते थे, एक दिन में 15-15 20-20 स्टेटस डाला करते थे, अब वो बिल्कुल नहीं। अब तो हो सकता है कि महीने में शायद 10 स्टेटस हो। तो एक तो वजह यह है कि ओवरऑल लिखना कम कर दिया। दूसरी बात यह है कि क्रिकेट पे कम क्यों लिखता हूँ या राजनीति पे ज्यादा लिखते हैं, तो मैं कहूंगा कि कई तरह के इंटरेस्ट मेरे हैं। मेरा क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट है, इवन की मेरा सिनेमा में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, मेरा फिलॉसफी में बहुत इंटरेस्ट है, और कुछ तरह के इंटरेस्ट होते हैं वो मुझे लगता है कि उस पर सिर्फ एक आधी लाइन लिख के टिप्पणी नहीं की जा सकती। क्रिकेट में जैसे आपने कहा कि मैच होता है तो मैं जरूर 1 लाइनर लिख देता हूँ, 2 लाइनर लिख देता हूँ। अब मैं नवभारत टाइम्स के साथ जैसे जुड़ा हुआ हूँ, तो हम मैच के दौरान लाइव करते हैं, वहां अपनी अगर जो हमें टिप्पणियां देनी है तो वो देते हैं। और सिनेमा को लेकर जो प्यार है वो अपनी जगह है, सिनेमा फिल्में देखना पसंद है, वेब सीरीज देखना पसंद है। लेकिन हाँ, ये मैंने बहुत कम किया कि हर वेब सीरीज फिल्म देखने के बाद उसका समीक्षा किया, उसका रिव्यू किया और बताया कि देखिए ये मुझे कितनी पसंद है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो लोग कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, लेकिन हाँ, समय मैंने ऐसा नहीं किया। और मोटे तौर पर तो मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया पे वैसे ही थोड़ा लिखना काफी कम कर दिया जी। मतलब वो एक टाइम के बाद, लगभग हम सब ने, जिन जिन आपको तो मैं बहुत टाइम से जान रहा हूँ, जुड़ा हुआ हूँ, तो एक समय के बाद सबका ही लगभग कम हो गया, जितने लोग उस समय पे लिखते थे। हाँ, ऑलमोस्ट सबका कम हो गया लिखना। हाँ, इस पे सौरभ मैं बड़ी ईमानदारी से ऐड ये करूंगा, वो जो हमारे पिछले सवाल से ही जुड़ा इसका जवाब है कि जब तक 2014-15 तक हम लिखते थे, बहुत 15 तक खास तौर पर ज्यादा लिखा, तब तक मैं कहूंगा कि जनता जो थी वो इतनी बटी नहीं हुई थी दो धड़ों में, इतनी बिटरनेस, इतनी कड़वाहट सोशल मीडिया पे नहीं थी जितनी टॉलरेंस थी लोगों में। तो आज जो है वो इनटॉलरेंस, यूं कहूं कि कड़वाहट बढ़ी है। और मैं कहूंगा जब आप ह्यूमर लिखते हैं या किसी भी तरह की राइटिंग करते हैं, खासतौर पर ह्यूमर, तो मुख्य मकसद आपका पॉजिटिविटी फैलाना होता है, आप हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब चीजें इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं तो, और आप कुछ भी लिखते हैं वहां पर सवाल करने वाले आ जाते हैं, ये पूछने वाले कि अरे आपने ऐसा क्यों लिखा, इसके खिलाफ आपने 2 स्टेटस लिखे, उस पर एक भी नहीं लिखा, या उस पर एक लिखा, इस पर 3 क्यों नहीं लिखे। तो और जो माहौल है, हर तरह की जो टिप्पणी है उसमें नेगेटिविटी इतनी ज्यादा है, इन सभी चीजों ने लगता है मुझे ही नहीं, बहुत सारे लोगों को सोशल मीडिया से धीरे धीरे दूर किया है। हालांकि मैं बहुत एफर्ट करता हूँ कि फिर से एक्टिव हो जाऊं, सक्रिय हो जाऊं, बीच में 15-20 दिन हो भी जाता हूँ, लेकिन फिर वो दोबारा से मोह भंग हो जाता है। हाँ, मतलब इसमें ये भी हो जाता है ना कि संबंध नहीं खराब होने चाहिए, क्योंकि कुछ लोग उसको बहुत सीरियसली लेने लगते हैं चीजों को। अब बिल्कुल
और बिल्कुल किसी से बिल्कुल कोई बहस हो गई तो वो बुरा मान जाएगा, फिर पुराने बिल्कुल संबंध संबंध खराब। तो बिल्कुल संबंध बहुत खराब हो जाते हैं। मेरे सबसे नजदीकी जो दोस्त हैं वो मुझसे इसलिए नाराज हो गए, उनसे मेरी दोस्ती मैं कहूंगा कि इसलिए दूरी पड़ गई कि उनको लगा कि मैंने मोदी की गैर जरूरी आलोचना कर दी। और अच्छा। इसी तरह बहुत सारे लोग ऐसे, उनको लगा कि हमने नरेंद्र मोदी की उतनी आलोचना नहीं की। तो लोग चाहते हैं कि एक आप साइड पकड़ लीजिए अगेन दोबारा, कि या तो आप ये घोषित कर दीजिए कि आप मोदी के विरोधी हैं और दिन रात मोदी पर लिखिए, तब तो हमारी आस्था आपके साथ है, हमारा समर्थन आपके साथ है। दूसरा वर्ग कह रहा है कि आप पकड़ लीजिए राइट विंग को या मोदी को पकड़ लीजिए और आपको हर वक्त इनका बचाव कीजिए, तब हम अपना समर्थन देंगे। लेकिन अगर आप बीच में दाएं बाएं की बात करेंगे तो फिर भूल जाइए, फिर ना सोशल मीडिया पे हमारा आपको समर्थन है और ना निजी जीवन में आपको समर्थन। जी नीरज जी, एक और सवाल है, चूंकि आपने किताब भी लिखी थी हम सब फेक हैं, और हम सबने पढ़ी है उसको, हम्म। तो आपके फैंस भी ये जानना चाहेंगे, मैं भी ये जानना चाहूंगा कि आपकी अगली किताब कुछ लिख रहे हैं आप या नहीं लिख रहे हैं, और लिख रहे हैं तो कब तक आ रही है और किस विषय पे है? सौरभ, हाँ, ये बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि हम सब फेक हैं के बाद अगली किताब क्यों नहीं आई, और क्या मैं लिख रहा हूँ नहीं लिख रहा हूँ। हम सब फेक हैं के बारे में तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ जिन्हें नहीं पता, कि वो मेरे जो पब्लिश आर्टिकल्स थे 2013 तक, उनमें से चुनिंदा आर्टिकल्स का कंपाइलेशन था, जिनमें मैंने कुछ आर्टिकल्स को रीवर्क किया था। तो बेसिकली उसमें व्यंग लेख थे 75, और मुझे खुशी है लोगों ने काफी पसंद किए। तो उस तरह के पब्लिश आर्टिकल्स मेरे पास अभी भी काफी पड़े हैं, और उनमें मुझे लगता है कि ऐसे हैं जिन्हें लोग पसंद करेंगे, और मैं चाहता तो उस तरह की 2 किताबें और भी ले आ सकता था। अभी भी नहीं बता सकता ला दूं, लेकिन मैं कोशिश ये कर रहा था कि दूसरी किताब से कुछ नया किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए जो पहली किताब से अलग हो। नॉवल हो सकता है या कोई चीज और हो सकती है। लेकिन मैं यहाँ ये जरूर बताना चाहूंगा कि मैं सिर्फ मतलब सटायर ही नहीं लिखता, मतलब या यूं कहूं कि व्यंग लेख ही नहीं लिखता, इसके अलावा भी काफी सारे कामों में बिजी रहता हूँ। तो मुझे लगता है कि उस चक्कर में मैं खुद मैनेज नहीं कर पाया। अब नवारा टाइम्स में रहते हुए फेक इट इंडिया एक यूट्यूब चैनल है, हम वो चलाते हैं जो व्यंग का चैनल है, जिसकी ठीक ठाक फॉलोइंग है, लोग उसके कंटेंट को पसंद करते हैं। इसके अलावा और कई जगह कंसल्टेंट के तौर पर मैंने अपनी सेवाएं तब देता रहता हूँ। तो काफी सारे काम और पैरेलल चलते रहते हैं। उस सब के बीच मुझे लगता है कि जो एक फोकस चाहिए था मुझे बुक के लिए, जिस कंसंट्रेशन के साथ मैं लिखना चाहता हूँ, वो मुझे नहीं मिली। लेकिन हाँ, कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे अपने लिए थोड़ा और वक्त निकालूं और उस चीज को पूरा करूं। जी नीरज जी, एक आखिरी सवाल मैं करूंगा। ये सवाल मेरे एक साथी हैं, उन्होंने, उनसे मेरी बात हो रही थी तो मैंने बोला आपको भी मैंने इनवाइट किया है, तो उन्होंने एक सवाल आपसे पूछने को बोला है। हम्म। उनका है कि आपका जो ये यूट्यूब पे आता है ना फेक इट इंडिया वाला, ठीक है, इंडिया उसमें ये चैनल। टिंकू जिया का कैरेक्टर आपने कहाँ से पकड़ा था? ये आपके हर शो में टिंकू जिया एक सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होते हैं, तो हाँ, ये कहाँ से आपके दिमाग में आया? टिंकू जिया जो कैरेक्टर निभा रहे हैं जेमी ऑल्टर जी, जेमी ऑल्टर, मैं आपको बताऊं कि टॉम ऑल्टर जो ग्रेट एक्टर रहे हैं उनके बेटे हैं। तो जो जेमी ऑल्टर है वो टाइम्स ऑफ इंडिया में स्पोर्ट्स एडिटर रहे काफी सालों तक। तो जिस दौरान मैंने फेक इट इंडिया 2017 में स्टार्ट किया, और एक हफ्ता ऐसा आया शुरू में 5-6 एपिसोड करने के बाद ही कि जो हमारे लिए एंकर कर रही थी लेडी, वो छुट्टी पर अचानक चली गई, और मेरे सामने ये सवाल था कि किससे एंकरिंग करवाऊं। तब मैंने जेमी ऑल्टर को देखा, और क्योंकि हम लोग, वो स्पोर्ट्स एडिटर थे, मैं हमारे यहाँ ह्यूमर एडिटर था, क्रिएटिव एडिटर था, तो हम लोग मॉर्निंग मीटिंग में मिला करते थे। तो मुझे पता था वो थोड़ी बहुत हिंदी बोलते हैं, लेकिन ज्यादा उनसे मेरी बातचीत नहीं हुई थी। तो मैंने उनको कहा, जाकर मैंने उनसे पूछा कि जेमी, मैं इस तरह से प्रोग्राम करता हूँ, उन्होंने देखा था, तो आप क्या इसमें एंकर करेंगे? तो वो तैयार हो गए। और तब मैंने उनको ये जरूर कहा था, मैंने कहा मेरी कन्विक्शन ये है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप थोड़ी भी ठीक ठाक हिंदी बोल पाए, तो चूंकि आप अमेरिकन इंडियन हैं, तो भारत में कोई गोरा अगर हिंदी बोल रहा है तो ये बड़ी एक लोगों को हैरान करने वाली चीज लगेगी। और इस तरह से फिर हमने उनको जो हिंदी की स्क्रिप्ट थी वो ट्रांसक्राइब करके इंग्लिश में रोमन में दी, उन्होंने पढ़ी, और मैं कहूँगा कि वो बहुत ज्यादा मेहनती और लायक हैं। उसके बाद उन्होंने बड़ी मेहनत की, और फिर देखते देखते वो कैरेक्टर बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आया। और अच्छी बात है कि जेमी को उस कैरेक्टर के बदौलत कहूंगा कि उनका पूरा अलग से एक एक्टिंग करियर शुरू हो गया। आज वो काफी वेब सीरीज कर रहे हैं, फिल्में कर रहे हैं, अभी उन्होंने कन्नड़ फिल्म भी की। तो हमें खुशी है कि हमारे उस कैरेक्टर को लोगों ने पसंद किया, और इतना पसंद किया कि आगे जाके उनके और भी बड़े रास्ते खुले, और आज वो फुल टाइम एक्टर के तौर पर ही काम कर रहे हैं, उनका खुद का भी एक यूट्यूब चैनल है। जी। तो हाँ, ये एक्सपेरिमेंट जिसकी कन्विक्शन थी वो कामयाब रहा, और मुझे खुशी है इस बात। और आप बहुत कम दिखते हैं एंकरिंग में अपने उस शो में, ऐसा क्यों? अ, उसके पीछे सौरभ एक तो वजह ये है कि मुझे जब जेमी एंकरिंग करने लगे और मुझे लगा कि ये कैरेक्टर अपने आप में जैसा होना चाहिए था,
क्योंकि उसमें फेक न्यूज के माध्यम से हम ह्यूमर क्रिएट करते हैं। तो जेमी एक अमेरिकन इंडियन जब हिंदी बोल रहा है तो वो उस कॉन्सेप्ट के साथ बड़ा अच्छा मर्ज होता है, लोगों को यकीन नहीं होता ये सच है ये झूठ है, समझ रहे हैं आप। तो जब वो ऑलरेडी उसमें इतने अच्छे से फिट हो गए थे, वहां जबरदस्ती में अपने आप को घुसाना नहीं चाहता था, एक वजह तो ये थी। और दूसरी वजह ये कि इस प्रोग्राम से जुड़ी सारी चीजें चूंकि मैं खुद ही कर रहा था, कॉन्सेप्ट से लेके राइटिंग से लेके बाद में इसकी प्रोडक्शन है, बीच में जो वीडियोस लगने हैं, ग्राफिक बनाने हैं, बाद में जो एक्टर शूट कर रहे हैं उनका प्रीव्यू करना है और एडिटिंग करवानी है, उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। और उस एनर्जी के बाद फिर खुद एक्टिंग करना और उसके लिए भी 1-1.5 घंटा निकालना, वो मैं मानसिक तौर पर भी उसके लिए तैयार नहीं था। तो ये दोनों वजह थी जी। हालांकि ये आपका जो शो है ना, कई लोगों को कंफ्यूज करता है, बहुत उसमें सीरियस कमेंट्स भी आते हैं। मैं यूट्यूब उस पे देखता हूँ, कमेंट्स में बहुत सारे लोग सीरियस कमेंट्स भी करते हैं, उनको लगता है कि सच है जो कुछ भी दिखाया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, वो उसका शुरू से कॉन्सेप्ट हमने इसी तरह का रखा था फेक इट इंडिया का, की कोशिश ये थी कि इसको पूरी गंभीरता के साथ दिखाया जाए। मतलब कोई आदमी अगर न्यूज पढ़ रहा है तो ऐसे पढ़ रहा है कि जैसे सचमुच में चीज हो गई। हम उसको कैरिकेचरिश नहीं बनाना चाहते थे, ऐसे नहीं कि कोई फूड तरीके से बोल रहा है या जानबूझ के कार्टून बन के बोल रहा है या जानबूझ के मजाहिया बनने की कोशिश कर रहा है। हम चाह रहे थे वो पूरी गंभीरता से, एक सॉबरनेस उसके अंदर हो बोलने वाले के अंदर। तो इस वजह से कुछ लोग जो शायद उतना ह्यूमर या सटायर नहीं देखते हैं या उतना व्यंग को नहीं समझते हैं, तो कई बार वो कंफ्यूज भी हो जाते हैं। जैसे अभी हमने एक एपिसोड पहले कहा कि मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि इन सर्दियों में लद्दाख में ठंड पड़ेगी और जैसलमेर में गर्मी पड़ेगी अप्रैल मई के महीने में। तो कुछ लोगों ने कहा इसमें क्या व्यंग्य है। तो उसमें व्यंग्य ये था कि मौसम विभाग की भविष्यवाणी इतनी ज्यादा गलत साबित हो रही थी एक के बाद एक, तो हमें लगा कि मौसम विभाग शायद अब इतनी बुनियादी भविष्यवाणी करे तभी वो ठीक साबित हो सकती है। तो कभी कभी आपको रेफरेंस भी पता होना चाहिए कि जो व्यंग आप कर रहे हैं, जो व्यंग आप सुन रहे हैं, उसके पीछे की कहानी क्या है। जी नीरज जी, आप हमारे चैनल पर आए, हमसे इतनी सारी बातें की आपने, आपका इसके लिए बहुत बहुत आभार। और उम्मीद करता हूँ हमारे दर्शकों को भी ये बातचीत पसंद आई होगी। दर्शकों से गुजारिश है कि कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि नीरज जी से ये बातचीत कैसी लगी, और इस वीडियो को भी शेयर करें। और अब भी अगर नीरज जी के वीडियोज को देखते हैं तो और भी उनकी वीडियोज को भी देखिए और शेयर करिए, हम साथ साथ हमारे वीडियोज को भी। जी बिल्कुल, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए। बाकी स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए, सब लोग अच्छे से रहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, आपका भी इस बातचीत में मुझे बुलाने के लिए और इस मंच पर अपनी बातें शेयर करने के लिए जो मौका दिया उसके लिए धन्यवाद। Namaste. Please remember to subscribe to us and switch on the notifications for this channel. For our other social media links, more content and to support our work, please visit citti.net. Dhanyavad. Namaskar.